Good morning everyone. So today we are going to start with our new book of plus 2 that is Indian Economic Development. So हमने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली है, तो आज हम अपने इंडियन इकोनॉमी मतलब सेकेंड बुक की तरफ अपना पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो आपने क्या करना है बच्चों, देखो मैक्रो तो चलो हमने काफ़ी हद तक बुक में से कर ली, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में डाटा बहुत ज़्यादा, तो उस डाटा को कवर अप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सो कई चीजें ऐसी नहीं है जो आपको टीआर जैम में नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो सबसे पहले ना एक चार्ट पे अपने एक कॉपी पे ये चीज लिखो पहले एक बार। ठीक है, जल्दी से यहाँ पे जगह जो ना केस स्टडी के लिए। सो देखो, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है ऑन द ईव, इसका मतलब क्या होगा, मतलब जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947। सो 15 अगस्त 1947 को हमारी इंडिया की सिचुएशन क्या थी, उसका इकोनॉमिकल सेक्टर कैसा था, उसका प्राइमरी सेक्टर कैसा था, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसी थी, वहाँ पे रिफॉर्म्स कैसे थे। ठीक है, हमने हर एक चीज की स्टडी करनी है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है फर्स्ट। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल क्या होता है, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर रूल करती है उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। जैसे कि इंडिया के ऊपर रूल किसने किया, ब्रिटेन ने। ठीक है, सो ये हमारी रूलर कंट्री होगी, ठीक है, राज करने वाली कंट्री, और ये उसकी कॉलोनी होगी। ठीक है, सो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है और उस कंट्री की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब इंडिया में क्या क्या चीज बनेगी, उसका पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ पे लगेगा, इनकम कहाँ से जनरेट होगी, ये सारी पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती है। सो इसका मतलब कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर रूल करती है उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल। ठीक है, सो साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करो। जैसे कि कॉलोनियल रूल का मतलब होता है इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर व्हिच वन बीइंग द रूलर कंट्री एंड द अनदर बीइंग इट्स कॉलोनी। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन जो था वो रूलर कंट्री था और जो दूसरी कंट्री थी वो उसकी कॉलोनी थी। ठीक है, अच्छा, और इंडिया में अंग्रेजों ने कितने साल राज किया, इंडिया में अंग्रेजों ने कितने साल राज किया, हम बोलते हैं 200 साल, लेकिन 200 साल नहीं है, इसकी एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है 1757 टू लेके 1947, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 190 साल। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए तो 190 साल, लेकिन जब हम अप्रॉक्सीमेटली बात करते हैं तो 200 इयर्स अंग्रेजों ने इंडिया पे राज किया। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा होगा टाइम पीरियड। अब ये टाइम पीरियड क्या है, अब हमने क्या करना है, पहले अपने 3-4 चैप्टर में हमने क्या करना है, हमने इंडियन इकोनॉमी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो 1757 से लेके 1947 और उसके बाद 1991 तक। ठीक है, ये मैंने तीनों साल क्यों लिखे हैं, देखो हमारा इंडिया आजाद हुआ था यहाँ, हमारे चैप्टर का नाम यही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आएंगे जो कि बिफोर कॉलोनियल रूल, 1757 से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी और आज क्या है और आने वाले टाइम में क्या होगा। ठीक है, ये हमें पूरी बुक में स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, कॉलोनियल रूल क्या होता है, सेकंड नंबर हमारे पास स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट वर्ड हम यूज करते हैं स्लो पेस ऑफ ग्रोथ, जब हमारी कंट्री की ग्रोथ हो तो रही है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो पेस पे हुई है, जैसे कि पहले थी 1%, फिर हुई 1.1%, फिर हुई 1.12%। इंडिया ग्रो तो कर रहा है बहुत ही कम रेट पे, या फिर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है। ठीक है, एक जगह पे इसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सो द टर्म यूज्ड इज
stagnant economy refers to the economy which is struck at very low at its path of development. जब किसी कंट्री की डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कम रेट पे हो रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर, द सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड वन इज फॉरेन ट्रेड या फिर फॉरेन सेक्टर, द फोर्थ वन इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिफ्थ वन इज डेमोग्राफिक कंडीशंस एंड द लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो जैसे हमारे ये 6 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही ज्यादा इजी होगा। जैसे हमने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, एक तरह से हम ये बोले कि ये पूरी इंडियन इकोनॉमी का बेस है ये चैप्टर, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी में हर एक चैप्टर इंडिविजुअल डिफरेंट था, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं था यूनिट का, लेकिन इसमें यूनिट का लेना देना है, ठीक है। सो हम सबसे पहले बेस से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, कॉलोनियल रूल क्या होता है, स्टेगनेंट इकोनॉमी क्या होती है। नेक्स्ट वन हमने बहुत बार सुना हुआ है कि हम इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते हैं। अब ये द टर्म सोने की चिड़िया डिनोट्स टू व्हाट, ये हमारा एक इस बार का क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारे इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, द टर्म सोने की चिड़िया रेफर्स टू द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, ओके। सो द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री डिनोट्स द टर्म सोने की चिड़िया, ठीक है। सो ये भी हो गया, यहाँ पे लिखना आपने साथ में इसके कि ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है। सो द टर्म सोने की चिड़िया रेफर्स टू द वेल्थ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज फीचर्स बिफोर कॉलोनियल रूल, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स कॉलोनियल रूल से पहले क्या था। पहले का मतलब क्या होता है, 1757 से पहले इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे। आपकी बुक में इसको बहुत ज्यादा डिटेल में दिया होगा, ठीक है। सो देखो द फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर सेक्टर। जब हमारा इंडिया आजाद, जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश रूल भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब हमारे इंडिया में मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में नियरली 85% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है, 85%, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। ब्रिटिश रूल से पहले हमारे इंडिया में क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो क्रॉप्स की कल्टीवेशन या फार्मिंग करते थे अपने खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मार्केट में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो फार्मिंग नहीं करते थे। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और 85% हमारी टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा उसमें एंगेज्ड है। उस टाइम पे जो फार्मिंग होती थी वो या तो सेल्फ कंजम्पशन या फिर सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए होती थी। द थर्ड वन इज हैंडीक्राफ्ट। अब हैंडीक्राफ्ट क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी, हमारा इंडिया फेमस था फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा फेमस थी हमारे इंडिया की कि इंडिया हैंडीक्राफ्ट का ट्रेड करता था, फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट करता था बाहर वाली कंट्रीज को। बेसिकली जो ट्रेड था ये एशिया एंड यूरोप की कंट्रीज के साथ था, कब, ब्रिटिश रूल से पहले, ठीक है। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे हमारी इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स बिफोर कॉलोनियल रूल। सो एग्रीकल्चर सेक्टर डाटा आ गया 85%, कब, बाद, पहले, ब्रिटिश रूल से पहले। ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कितनी पॉपुलेशन एंगेज थी वो भी हम पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग, देन हैंडीक्राफ्ट। अब ज्यादातर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश रूल जब हमारे इंडिया में आया तो हमें इतना पता लगा कि हम अपनी एग्रीकल्चर में से हम खुद के लिए प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते, उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर को कैसे कमर्शियलाइज करना ये भी हमें ब्रिटिश रूल ने सिखाया, ठीक है। अच्छा, और हमारे सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हो सकता है, सर्विस सेक्टर कैसे हो सकता है, ये भी हमें ब्रिटिश रूल ने सिखाया, ठीक है। सो ब्रिटिश रूल की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया को। सो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, अब हमारा मेन फेज स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लैंड टेन्योर सिस्टम।
लैंड टेन्योर सिस्टम। अब इसमें सिस्टम में क्या होता था, मान लो कि मेरी कोई जमीन है मेरे पास संगरूर में, ठीक है, मैं उस पर फार्मिंग करता था, लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान वो जमीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मेरे से लेके अपने पास रख ली और उसका एक नॉमिनल हेड अपॉइंट कर लिया। जैसे कि ये जमीन एक्स को डिनोट कर दिया है, ठीक है, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इस लैंड का एक हेड अपॉइंट किया, नॉमिनल हेड। फॉर एग्जांपल मिस्टर राइट, ये होता है जमींदार। इस पर्सन का मेन रोल क्या होता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश सरकार ने जो भी बोला कि इस जमीन के ऊपर कौन सी प्रोडक्शन हम करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, इस चीज का डिसीजन कौन लेगा, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। और जमींदार का मेन रोल क्या होता था, जितनी भी प्रोडक्शन इस जमीन पे होगी उसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू ये पर्सन कलेक्ट करके आगे कॉलोनियल गवर्नमेंट को देगा। मतलब कि जिसकी जमीन थी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो इतना स्मॉल प्रपोर्शन की वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाता। जैसे हमने पहले के टाइम में सुना था लगान, है ना, तो ये एक तरह का लगान कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, ठीक है। लेकिन इसको ये मतलब नहीं था कि भाई इसकी जमीन, इसकी लैंड की फर्टिलिटी पावर कम हो रही है या हमने इसकी अपने इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, नहीं। जमींदार का बस मेन काम ये था कि भाई अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई इस फार्मर से 1 लाख का रेवेन्यू कलेक्ट करना है, चाहे इसकी आउटपुट हो जाए ना, इसका मेन मोटिव क्या था, इससे 1 लाख का कलेक्ट करके इनको देना, ठीक है। सो मैं आपको थ्योरी पढ़ के बता रहा हूँ लैंड टेन्योर सिस्टम की, देखना। अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू जमींदार। ऑनरशिप राइट इसके अलावा इसके पास आ गया, ठीक है। जमींदार वाज द नॉमिनल हेड ऑफ द लैंड हु कलेक्ट्स द रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड डिपॉजिट इट टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। इस पर्सन का मेन रोल क्या था, इससे रेवेन्यू कलेक्ट करके कॉलोनियल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम था जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तब। द सेकंड वन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब पहले तो हम फसलें करते थे, मतलब फार्मिंग करते थे हमारे फार्मर्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने खुद के लिए। लेकिन अब फार्मर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि आप लोग फार्मिंग से अपना रोजगार भी, अपनी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बना सकते हो। मतलब कि उन्होंने कमर्शियलाइजेशन की एग्रीकल्चर की, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, ठीक है। लेकिन कैश क्रॉप जैसे कि इंडिगो, जूट, कॉटन, ये सब हमारे पास कैश क्रॉप्स थे, ठीक है, जो कि ज्यादातर रॉ मटेरियल की तरह यूज होती थी ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन फार्मर्स को लालच दिया। देखो पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने ना फार्मर को पैसे की नीड अराइज करवाई कि इन लोगों को पैसा चाहिए, क्यों, लगान पे करने के लिए। अब लगान पे करने के लिए लोगों के पास पैसा कैसे आएगा, फार्मिंग से तो कुछ हो नहीं रहा था। तो इन्होंने कैश क्रॉप्स के बारे में बताया कि आप लोग कॉटन, इंडिगो, जूट की फसल उगाओ और आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जिससे आप अपना लगान पे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कैश क्रॉप्स का। अब इंडिगो क्या होता है, नील की खेती। जिस जमीन पे एक बार नील इन्होंने लगा ली, वो उसकी फर्टिलिटी पावर हमेशा के लिए 0 हो गई, मतलब वो जमीन बंजर हो जाती है। तो इससे क्या हुआ है कि फर्टिलिटी पावर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सो कमर्शियलाइजेशन में क्या किया इन्होंने, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। सो मैं आपको थ्योरी पढ़ के बता रहा हूँ। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल rather than for self consumption. Farmers were given high prices for the production of cash crops like cotton, jute and indigo. High level of prices forced the farmers to produce cash crops rather than food crops. तो भाई इन्होंने क्या किया, कैश क्रॉप्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, ठीक है। लेकिन कॉलोनियल रूल से पहले हम सिर्फ फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन करते थे, लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट के बाद हम कैश क्रॉप्स की भी प्रोडक्शन करने लगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी, ये सारे पॉइंट्स ना इससे रिलेटेड है, जमींदारी सिस्टम से, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट बना सकते हैं। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर पे किसी फार्मर की आउटपुट कितनी है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। कहता ब्रिटिश रूल के बाद हमारे पास आउट प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी, रीजन, जमींदार ने
फार्मर से सिर्फ लगान कलेक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, लैंड रिफॉर्म, लैंड टैक्स कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि भाई इस फार्मर की लैंड को इम्प्रूव कैसे करना है, इसकी फर्टिलिटी पावर को इम्प्रूव कैसे करना है। जमींदार कहता मेरा कोई नहीं रहता, जमीन आप किया, हमें इसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो फार्मर्स ने क्या किया, इनके पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, प्रॉपर वेल्स नहीं थे, डैम्स नहीं थे, पानी नहीं था, ठीक है ना, कल्टीवेशन या इरिगेशन करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, हमारे जितना फार्मर ग्रो कर सकता था उतना ग्रो नहीं किया बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज पुअर थी हमारी कंट्री में, जिस वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हुई। द लास्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जब हमारे पास इरिगेशन मतलब कि सिंचाई करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं थी, देन हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर थी वो बेसिकली डिपेंड करती थी मॉनसून पे। अगर किसी साल हमारी फसल अच्छी हुई, वो क्यों होगी, बिकॉज मॉनसून बहुत अच्छा था। अगर बारिश पड़ेगी तो मॉनसून तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बारिश नहीं है तो प्रोडक्टिविटी। अब बारिश कब पड़ सकते हैं क्या हम बता सकते हैं? आज के टाइम में तो हमें पता है, लेकिन पहले के टाइम में हमें ये चीज़ें नहीं पता थी। पहले हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, इतने टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारी। तो आज जब हमें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता है, तो पहले चीज़ नहीं पता थी, तो इसका मतलब हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। सो इंडियन एग्रीकल्चर वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। अगर मॉनसून अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, मॉनसून नहीं आया तो आउटपुट भी, फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी जीरो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर। द फर्स्ट वन इज जमींदारी सिस्टम, द सेकंड वन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स, द थर्ड वन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द लास्ट वन इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो द इंडियन एग्रीकल्चर वाज अनसर्टेन, मॉनसून वाज अनसर्टेन। हमारा इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ही अनसर्टेनिटी के ऊपर करता है, हमें पता ही नहीं कब बारिश होगी कब नहीं, ठीक है ना। ये हम सिनेरियो कब का कर रहे हैं, 1947 का, जब अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए, तब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन क्या थी, ये सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 पॉइंट्स का हमारा पे, आपको इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो जस्ट हैव अ लुक एंड वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर। So let's start. अच्छा, एक वहां मैंने केस स्टडी मैंने लिखी हुई है, वो केस स्टडी क्या थी, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मसलिन, नेम था उसका मसलिन। मसलिन का मेन मोटिव क्या होता था, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मलमल प्रोड्यूस करना, ठीक है। सो मसलिन एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बंगाल में, ठीक है, जो कि फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करते थे, जिसका नाम था मलमल। मलमल खस, मलमल शाही, ये दोनों इसके नाम है, ठीक है। फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ सिल्क इज नोन एज मलमल, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर करना या यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट। So the next one is industrial sector. Industrial sector. Industrial sector में हमारे पास again features of industrial sector on the eve of independence. The first one is decline in handicraft industry. अब देखो, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जब वो इंडिया में राज करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि भाई इंडिया के पास फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा है हैंडीक्राफ्ट का, तो अगर उनके पास फॉरेन ट्रेड से पैसा आ रहा है तो वो हमारे लिए काम क्यों करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। खत्म कैसे किया, विद द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 मेन मोटिव थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
फार्मर्स के दिमाग में ये चीज़ तो डाल दी कि अब उनको पैसा चाहिए, लगान पे करना है भाई, जमींदार को टैक्स पे करना है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ही खत्म कर दिया इंडिया से। कैसे? उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। जितना भी ब्रिटेन में रॉ मटेरियल जाएगा वो सारे का सारा कौन देगा? इंडिया। एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब कि कच्चा माल हम देते थे और बना बनाया माल ले लेते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड, फॉर एग्जांपल किसी फार्मर ने इंडिया में से एक ट्री, एक वुड की कटिंग करके एज अ रॉ मटेरियल 500 रुपए में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटेन में जाके इंडस्ट्रीज में उस वुड से अपना एक फर्नीचर तैयार करके इंडिया में बेचा, क्योंकि ब्रिटेन में जितनी भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही थी इंडियन रॉ मटेरियल से, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस परचेज करते थे, इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। ठीक है, जो 500 रुपए की लकड़ हमने उनको बेची एज अ रॉ मटेरियल, उसी का फर्नीचर तैयार करके उन्होंने वही चीज इंडियंस को 5,000 में बेची, 10 टाइम्स मोर देन 5,000 में बेची, 10,000 में बेची। इसका मतलब एक तो हम दे भी सस्ते में रहे हैं वुड रॉ मटेरियल, एक तो हम बेच भी सस्ते में रहे हैं और उनसे जो माल है वो भी महंगा परचेज कर रहे हैं। ठीक है, सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। India became the largest exporter of raw material to Britain and became the largest importer of British manufactured goods. ठीक है, and the second one is discriminatory tariff policy. डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब क्या होता है? भेदभाव करना, है ना। अब भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म करना था, दैट मींस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रोग्राम में खत्म करना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले क्या करो, अगर किसी देश को हैंडीक्राफ्ट चाहिए इंडिया से, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको हाई रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एशिया और यूरोप ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट यहाँ से इंपोर्ट करवाते थे इंडिया से। ठीक है ना, तो अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या किया, अपना टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया। अगर तो हैंडीक्राफ्ट गुड्स किसी और देश को चाहिए तो वो हाई रेट ऑफ टैक्स पे मिलेगा, लेकिन अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट को खुद चाहिए तो वो लो रेट ऑफ टैक्स पे देगा। ये हो गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अपने लिए रूल्स कुछ और है, दूसरों के लिए रूल्स कुछ और है। ठीक है, सो द टर्म टैरिफ रिफर्स टू टैक्स। द नेक्स्ट वन इज competition from machine made products. Competition from machine made products. अब भाई इंडिया में तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट अवेलेबल थी, इंडस्ट्रीज तो कंप्लीटली खत्म हो गई। तो भाई इंडिया में ज्यादातर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते हैं जो कि मशीनों द्वारा तैयार की गई। तो अब जब ऐसा मटेरियल इंडिया में आएगा तो जो इंडियन से जो हैंडीक्राफ्ट जो अपने हाथ से जो अपने गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, बिकॉज लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ते थे उनको। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट या इंडियन इंडस्ट्री और ज़्यादा डाउन चलेगी। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी जो कि मशीनरीज को मैन्युफैक्चर करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये भी खत्म कर दिया। ठीक है, मेन तो बच्चों देखो ये दो पॉइंट्स थे। आगे तो सिंपल एक ही लाइन के पॉइंट्स है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, हमने नेशनल में पढ़ा हुआ है, लाइक प्लांट, मशीनरी, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं थी। द नेक्स्ट वन इज चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड। अब चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, जैसे ही ब्रिटेन से इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, तो क्या हुआ, जैसे हमारे इंडिया में पहले क्या करते थे, कुर्ता पजामा या फिर धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन जैसे ही इंपोर्टेड गुड्स आना शुरू हुई
तो हमने क्या किया, अपने ट्रेडिशनल कल्चर को चेंज करके वेस्टर्न कल्चर में अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि देन हम शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स इनका यूज करने लग गए, चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड। ऐसा मतलब ट्रेडिशनल आउटलुक से हम वेस्टर्न आउटलुक में शिफ्ट हो गए थे। एंड द लास्ट वन इज रेलवेज। अब हमें अच्छे से पता है, इसके ऊपर भी हमारे पास पूरी डिस्कशन है नेक्स्ट टॉपिक में। अब रेलवेज का मेन मोटिव क्या था? रेलवेज किसने इंट्रोड्यूस की थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, इन 1853। ओके, सो जब 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवे इंट्रोड्यूस की तो उनका मेन मोटिव यही था कि उन्होंने सिर्फ अपने रॉ मटेरियल को और अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक लेके जाना था। इस रेलवे का यूज इंडियंस के लिए प्रोहिबिटेड था, मतलब इंडियंस रेलवेज का यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। सो मेन आपके पास ये दो चीजें थी, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होती है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? इट वाज टू फोल्ड एस्पेक्ट, ये फर्स्ट फोल्ड है, ये सेकंड फोल्ड। बिकेम द लार्जेस्ट, इंडिया को उन्होंने एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इंपोर्टर बना दिया मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जब उनको खुद के लिए कुछ चाहिए तो टैक्स रेट कुछ और होगा, अगर किसी और कंट्री को चाहिए तो टैक्स रेट और होगा। कंपटीशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स, जब हमारे पास इंडियन गुड्स भी अवेलेबल और बाहर के ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी अवेलेबल है तो कंपटीशन अराइज हो गया, सफाई ज़्यादा होने लगी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, क्लैरिटी ज़्यादा होने लगी, वैरायटी आ गई हमारे पास। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, अब इंडिया तो कम्पीट तब करता ना जब इसके पास मशीनरी अवेलेबल होती। मशीनरी तो सभी ब्रिटेन में थी, इंडिया में तो सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर उन्होंने खत्म ही कर दिया डिइंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी के दौरान। चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल आउटलुक टू वेस्टर्न आउटलुक। एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज। रेलवेज विल बी यूज्ड ओनली बाय ब्रिटिशर्स for transporting their raw material from one state to another. Okay, it will be prohibited for Indians. So this is all about our two sectors, agriculture and industry. So next video में हम अपना पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे, ठीक है। So इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, बुक्स में से रीड करो, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आता तो मेरे से पूछना अपने स्कूल के लिए, ठीक है। ओके, then see you in the next class. Goodbye.